किसी नगर में सेठ दयानंद और सेठानी कमला देवी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही नखरे स्वभाव का था। जब अरुण जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अरुण ने कहा, पिताजी मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने मैं उसे रोज 10 जूते मारूं। सेठ दयानंद और कमला देवी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन अपनी बेटी इसे देगा रोज 10 जूते खाने के लिए। एक दिन उसी नगर में एक सेठ आया जिसका नाम वसंतलाल था, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें अरुण के बारे में बता दिया कि सेठ दयानंद के यहाँ भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तब सेठ वसंतलाल सेठ दयानंद और कमला देवी से मिलने उनके घर आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। अरुण भी वहीं मौजूद था। अरुण ने झट से कह दिया, देखिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के पिता वसंतलाल ये सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ वसंतलाल वहां से उठकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? वसंतलाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास ही उनकी बेटी रीमा खड़ी सब सुन रही थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार रीमा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए और बोले, बेटी तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? रीमा बोली, पिताजी मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। वसंतलाल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से उस सनकी से विवाह करना चाहती है। उन्होंने फिर समझाया, अरे पगली 10 जूते रोज खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। ऐसे पागल आदमी से शादी क्यों करेगी? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पर रीमा नहीं मानी। वह बार बार यही कहती रही, पिताजी आपको मेरी कसम है आप मेरा विवाह उसी से कर दीजिए। आखिरकार वसंतलाल फिर से सेठ दयानंद के घर गए और अरुण से कहा, बेटा अगर तुम्हें दान दहेज चाहिए तो बताओ, जो मांगोगे देंगे, पर यह शर्त तो हटा दो कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारोगे। अरुण बोला, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मेरी शर्त यही रहेगी, अगर शादी करनी है तो करो वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढ लो। अब लड़की के पिता क्या करते, बेटी की भी यही जिद थी, सो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और रीमा दुल्हन बनकर अरुण के घर आ गई। सेठ वसंतलाल ने खूब दान दहेज भी दिया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू रीमा का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद रीमा की सास कमला देवी ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात रीमा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी अरुण आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। रीमा ने कहा, देखिए 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं इन 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा, तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वह आपके पिता सेठ दयानंद की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, न ही कुछ खाया है, तो आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। ये सुनकर अरुण बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है, जो कुछ भी है वह सब उसके माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि उसने खुद तो अब तक कुछ कमाया ही नहीं। अरुण को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक झटका सा लगा और वह अगले दिन अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। अरुण की बात सुनकर सेठ दयानंद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा बात तो तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बात तो यही है कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। अरुण को यह बात चुभ गई और उसने अगले ही दिन से व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता सेठ दयानंद एक बड़े व्यापारी थे जो जहाजों पर माल लादकर दूसरे देशों में खरीदने बेचने का काम करते थे। अरुण ने भी यही व्यापार करने की ठानी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे बस एक जहाज दे दीजिए और व्यापार के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। आप देखना मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर अरुण ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारी ली और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी रीमा से कहा, तुम देखना मैं जल्दी ही बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा, फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना समय मुझे रास्ते में लगेगा हर दिन के हिसाब से तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। ये सुनते ही रीमा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे तो मेरा सिर आपके सामने झुका होगा, जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। अरुण सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को अब यह सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है जो उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सही रास्ते पर ले आएगी। उधर अरुण अपने पानी के जहाज में सफर कर रहा था। 3-4 दिन का सफर वह तय कर चुका था। एक दिन अरुण ने एक बंदरगाह पर रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं अपने जहाज को किनारे पर लगवाया और उस नगर का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। जिस शहर में वह रुका था वह ठगों का शहर था। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चला आ रहा है। जब वह आदमी उसके पास आया तो अरुण ने देखा कि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिससे पता चलता था कि वह एक आंख से अंधा है। उस एक आंख वाले आदमी ने अरुण से कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक थे। अरुण बड़ा हैरान हुआ। उसने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं था और वह अंधा उसे ऐसे पहचान रहा था जैसे उसे जानता हो। अरुण ने उस आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं
नहीं पता, जरा खुलकर बताओ। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तब मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी और उनसे 10,000 रुपए लिए थे। अब मैंने 10,000 इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप आया या बेटा, मुझे मेरी आंख चाहिए। यह लो अपने 10,000 और मेरी आंख वापस करो। यह सुनकर अरुण बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और ना ही उसके पिताजी ने कभी उससे इस बारे में कुछ कहा था। उसने उस एक आंख वाले से कहा, भाई इस समय मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, ना ही मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर अरुण आगे बढ़ने लगा। तभी वह एक आंख वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसके पैसे लौटाने को तैयार हूँ। मुझे अभी मेरी आंख चाहिए और अगर इसके पास मेरी आंख नहीं है तो अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे। आसपास खड़े लोगों ने भी अरुण को घेर लिया और उसे एक आंख वाले की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। ये सब देखकर अरुण घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। अरुण ने कहा, अभी मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी ने सलाह दी, अभी इसे कुछ पैसे देकर मामला निपटा दो। उस एक आंख वाले ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, बाकी जब अगली बार आओगे तो मेरी आंख लेते आना। अरुण ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपए दे दिए। वह आदमी पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अरुण ने सोचा, चलो बला टली, 5,000 रुपए में ही पीछा छूट गया। अरुण यही सब सोचता हुआ नगर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में कदम रखा, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने पास आकर वही बात कही, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया। खुद नहीं आए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। अरुण फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लंगड़े आदमी ने कहा, बेटा जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने 8,000 रुपए में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। अरुण फिर से बहुत परेशान हो गया। उसे पिछली घटना याद आ गई और वह सोचने लगा कि अगर इस बार भी उसने मामला निपटाया नहीं तो ये आदमी भी भीड़ इकट्ठा कर देगा और बवाल करेगा। इसलिए उसने सोचा कि इसे भी कुछ पैसे देकर पीछा छुड़ा देना चाहिए। अरुण बोला, देखिए भाई साहब, अभी तो मेरे पास आपकी टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर ही आऊंगा, तब तक आप कुछ पैसे लेकर मामला खत्म कर दो। उस लंगड़े आदमी ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 4,000 रुपए दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। अरुण ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे 4,000 रुपए दे दिए और वह लंगड़ा आदमी वहाँ से चला गया। अब अरुण बाजार के बीचों बीच पहुँच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर देख रहा था कि यहाँ से क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। तभी उसकी नजर बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। अरुण ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसी में खो जाए। अरुण को अपनी ओर देखता पाकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। अरुण खींचा चला गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो औरत ने पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? अरुण ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए और हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने अरुण को घर में बैठाया और दूध लाने चली गई। कुछ देर बाद वह अंदर से लौटी तो उसके हाथ में सोने का गिलास था जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह गिलास अरुण को दिया। अरुण ने मेहमानबाजी समझकर सारा दूध पी लिया। जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, वहीं एक बिल्ली आई और उस गिलास को मुंह में दबाकर अरुण के जहाज में ले गई और वहाँ छिपा दिया। अरुण को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब जैसे ही वह वहाँ से जाने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। अरुण ने वहाँ देखा जहाँ उसने गिलास रखा था, लेकिन वहाँ गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री भी एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। अरुण कहता रहा कि उसने गिलास यहीं रखा था और वह औरत कहती रही कि उसने गिलास चुराकर अपने किसी साथी को जहाज तक पहुंचा दिया है। अब उन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। उस स्त्री ने भीड़ को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन चंदू अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं? तभी वहाँ से कोतवाल गुजरा। कोतवाल ने जब सारी बात सुनी तो उसने कहा, मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। कोतवाल ने जब चंदू की तलाशी ली तो उसके पास सोने का गिलास नहीं मिला। तब वह सुंदर महिला बोली, कोतवाल साहब, इसने किसी के जरिए मेरा सोने का गिलास अपने जहाज में छिपा दिया होगा, इसलिए इसके जहाज की तलाशी ली जाए। कोतवाल जब चंदू के जहाज की तलाशी लेने गया तो वहाँ उसे वास्तव में सोने का गिलास मिल गया। यह देखकर कोतवाल ने चंदू को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने चंदू को 6 महीने की सजा सुनाई और उसका जहाज भी जब्त कर लिया। 6 महीने जेल में रहने के बाद जब चंदू छूटकर बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह एक गरीब और असहाय व्यक्ति की तरह सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने चंदू से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? चंदू ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी उस आदमी को बता दी। वह आदमी अरुण की हालत पर बहुत दया से भर गया। उसने कहा, भाई, ये ठगों की नगरी है, जो एक बार इसमें फंस जाता है उसका निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, तुम्हारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है, चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट पालता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष बनाकर मेरे साथ नाचो, मैं गाऊंगा। इस तरह हम दोनों 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। अब अरुण के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सो उसने उस आदमी की बात मान ली और औरत का भेष बनाकर उसके साथ नाच गाना शुरू कर दिया। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। उधर तारा अपने पति अरुण का इंतजार कर रही थी। 8 महीने बीत जाने के बाद भी जब अरुण वापस नहीं आया तो तारा ने अपने सास ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।